हेलो फ्रेंड्स। मैं सोनू कुमार स्वागत करता हूं आपका डोयल एजुकेशन पर। साथियों, आज कुछ अलग ही वीडियो लेकर आया हूं मैं आपके लिए। मैंने मैथ की क्लास के साथ साथ संविधान की क्लास भी शुरू कर दी है आज से। मैथ की वीडियो तो आपको मिलेगी, लेकिन मैथ के साथ साथ आपको संविधान की वीडियो भी मिलेगी। आज से संविधान और भारत की राज्य व्यवस्था शुरू करने जा रहा हूँ। आज इसमें हम जानेंगे कि संविधान जब निर्माण हुआ था, हमारा संविधान निर्माण से पहले भारत में कौन कौन से एक्ट आए, उन एक्ट की क्या खास बात रही, किस एक्ट में क्या विशेष बात थी। यानी ऐसे पूछ लेगा। इनसे कई तरह के क्वेश्चन बना के पूछता है और अक्सर एग्जाम में वो क्वेश्चन हमसे गलत हो जाते हैं। तो आज हम उन अधिनियमों को ध्यान से पढ़ेंगे। उसके बाद संविधान और भारत की राज्य व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। तो पहले कुछ अधिनियम है, उनको हमें ठीक से पढ़ना है। उसके बाद मैथ की जो क्लास है आपकी, वो भी कंटिन्यू चलेगी। इसमें आज के जो क्वेश्चंस हैं मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिए हैं। इनमें कुछ एक्ट है और इन अधिनियमों को हम दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे। पहला पार्ट आज पढ़ेंगे और दूसरा पार्ट हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। इन अधिनियमों की क्या खास बात है, क्या इनकी कमियां रही हैं, अंग्रेजों की क्या शासन नीति रही थी इनके पीछे, तो आज हम वो सब जानने की कोशिश करेंगे, जिनसे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और वो क्वेश्चन बार बार गलत हो जाते हैं। तो क्वेश्चन गलत ना हो, उसका 0% चांस हो गलत होने का, तो कोशिश की जाएगी आपसे आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बताने की। मैंने वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। साथियों, जब भारत में अंग्रेजों ने कदम रखा, भारत में जब अंग्रेजों ने कदम रखा था, तो वो समय था 1600 ईस्वी का। ठीक है, ये वो टॉपिक है, इसको हम मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं और इसको हम संविधान में पढ़ते हैं। ये दोनों जगह टॉपिक हमारा कवर होता है। मॉडर्न हिस्ट्री के शुरुआत में इसको हम पढ़ेंगे और संविधान के शुरुआत में भी इसको हम पढ़ सकते हैं। तो स्टार्टिंग में जब भारत अंग्रेज आए थे, वो 1600 ईस्वी का समय था। यानी ब्रिटेन में 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। उसके बाद अंग्रेजों का जो पहला कदम भारत में पड़ा वो था 1608। 1608 ईस्वी में अंग्रेज पहली बार भारत आए और उस समय शासन चल रहा था जहांगीर का। मुगल शासक जहांगीर का उस समय शासन था। पहला अंग्रेज भारत आया व्यापार के लिए। अंग्रेज जो शुरुआत में भारत में जब प्रवेश किया था अंग्रेजों ने, तो व्यापार के उद्देश्य से ही वो भारत में आए थे, ना कि शासन करने के उद्देश्य से। तो जब अंग्रेज भारत आए तो अपने साथ एक अधिकार पत्र लेकर आए थे ब्रिटेन से। अपने साथ एक अधिकार पत्र वो लेकर आए। वो जो अधिकार पत्र था उसमें उनको भारत के साथ केवल 15 वर्षों का व्यापार करने का अधिकार दिया गया था। और वो अधिकार पत्र प्रदान किया था ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने 15 वर्षों के लिए भारत में शासन करने का अधिकार पत्र अंग्रेजों को दिया, जो भी अंग्रेज व्यापारी थे। हुआ ऐसा, जब अंग्रेज भारत में आए अपने व्यापार के लिए, तो उन्होंने देखा यहाँ पे जो हिंदू शासक थे, जो हिंदू राजा थे, आपस में एक दूसरे से मनमुटाव, लड़ाई झगड़े, युद्ध, ऐसी स्थितियाँ यहाँ पे हमेशा बनी रहती थी उनमें। तो इसी बात का अंग्रेजों ने फायदा उठाया और धीरे धीरे वो शासन करते चले गए। एक समय ऐसा आया जब अंग्रेजों ने 1757 में प्लासी को जीता और 1764 में बक्सर को जीता। प्लासी का युद्ध जीता और 64 में बक्सर का युद्ध जीता। तो उस युद्ध में अंग्रेजों की विजय के बाद बंगाल पर अंग्रेजों ने अपना पूरी तरह से कब्जा कर लिया। जब बंगाल पर उन्होंने अपना पूरी तरह से कब्जा कर लिया, तो बंगाल के इसी शासन को अपने अनुकूल यानी अपने पक्ष में रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कुछ अधिनियम भारत भेजने शुरू कर दिए शासन को रेगुलेट करने के लिए। वही अधिनियम आगे चलकर भारतीय संविधान की सीढ़ियां बने। ये जो अधिनियम थे, इन्हीं अधिनियमों को कॉपी कर करके भारतीयों ने अपने संविधान में कुछ नियम और कानून लागू किए थे। अब इन्हीं को आज हम पढ़ने जा रहे हैं, किस अधिनियम में क्या व्यवस्था थी। देख लेते हैं जरा। मैंने सारी चीज़ यहाँ पे लिख दी हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे।
आइए देखते हैं इन्हें। सबसे पहले जब उसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने कुछ अधिनियम पारित किए तो वो भारत में लाए गए और उन्हीं के हिसाब से भारत में नियम व्यवस्था को लागू किया गया। सबसे पहले यदि बात करें तो बंगाल पे अंग्रेजों ने अपना शासन स्थापित किया, क्योंकि बंगाल एक उपजाऊ भूमि थी और वहाँ से व्यापार वो बड़ी आसानी से कर सकते थे, व्यापार को बड़ी आसानी से वहाँ से कर सकते थे, इसलिए उन्होंने बंगाल को चुना। बंगाल का सबसे पहला जो गवर्नर था वो था रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का जो सबसे पहला गवर्नर था वो रॉबर्ट क्लाइव था। उसने सबसे पहले बंगाल में द्वैध शासन को लागू किया था। उसके बाद कुछ अधिनियम आने शुरू हो गए और ये गवर्नर जनरल का सिलसिला भी चेंज होता रहा आगे, यानी कुछ सीमित अवधि के लिए गवर्नर जनरल आते और जैसे ही वो अवधि पूरी हो जाती तो इनको चेंज करके नया गवर्नर नियुक्त कर लेते। तो इन अधिनियमों की क्या खास बात है, इन्हीं को हम देखेंगे। यहाँ पे पहला जो अधिनियम है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ये वो समय था। हाँ, एक बात और, जैसा मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल उसी तरह से आपको लिखना है। आप एक नोट्स अपना हाथ में ले लीजिए और एक पेन हाथ में ले लो। जिस तरह से मैं बोलूँगा उसी तरह से आपको लिखना है। इन चीज़ों को साथ के साथ नोट करते चलेंगे, ठीक है। एक अच्छा सा सुंदर सा आप नोट्स बना लीजिए, सारी चीज़ों को नोट करेंगे। जिस तरह से बोलूँगा उसी तरह से आपको सब कुछ लिखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट की। तो जब ये एक्ट आया तो कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण का पहला कदम था। यानी जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई व्यापार के लिए तो वो लोग व्यापार कर रहे थे, लेकिन उस समय व्यापार पर उनका नियंत्रण नहीं था। यानी जो ब्रिटेन की सरकार थी उनका कंपनी पर नियंत्रण नहीं था, वो लोग अपनी मर्जी से ही व्यापार कर रहे थे। लेकिन जब ब्रिटेन को लगा कि व्यापार में हमें मुनाफा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो उन्होंने सोचा क्यों ना इस पर अपना नियंत्रण स्टार्ट किया जाए। तो ये पहला कदम था, यानी पहला समय था जब ब्रिटेन ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। तो ये था कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण का पहला कदम, यानी जो रेगुलेटिंग एक्ट था कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण का पहला कदम था। इस अधिनियम ने क्या किया, कंपनी के प्रशासनिक तथा राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी। उन्होंने कहा कि कंपनी प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों तरह के कार्य कर सकती है, उसको मान्यता मिली, राजनीतिक कार्य और प्रशासनिक कार्य। उसके बाद ये पहला समय था जब भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी, भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल अब बंगाल का गवर्नर अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यानी इसके बाद क्या हुआ, जब इससे पहले केवल जो भी यहाँ पे शासन व्यवस्था देख रहा था कंपनी की, उसको पहले बंगाल का गवर्नर नाम दिया गया था। बंगाल में शासन था, कारोबार सारा अंग्रेजों का बंगाल में था, तो जो उसका उच्च अधिकारी था कंपनी का, उसको नाम दिया था बंगाल का गवर्नर। लेकिन इस अधिनियम में वो नाम को बदल के क्या कर दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। उस नाम को क्या कर दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि बंगाल का गवर्नर का नाम बदलकर गवर्नर जनरल किस अधिनियम की विशेषता है। यानी बंगाल का गवर्नर जनरल का नाम बदलकर बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल किस अधिनियम की विशेषता है, तो वो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो इससे पहले गवर्नर ही कहलाते थे, लेकिन इस अधिनियम में गवर्नर जनरल नाम पड़ा। और बंगाल के पहले गवर्नर कौन बने, ये बने थे वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, अगर आपको सही से नजर नहीं आ रहा हो तो मैं बोल रहा हूँ, आप उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो बंगाल के जो पहले गवर्नर जनरल बने वो बने वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स को ये उपाधि प्राप्त हुई बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल की। नेक्स्ट देखते हैं, इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ, भारत में पहला सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत में पहला सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ। कहाँ हुआ, कलकत्ता में। भारत में पहला सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ कलकत्ता में। कब हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1774 में। यानी अगर आपको पूछा जाए कि किस अधिनियम के तहत भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में स्थापित हुआ था, तो वो अधिनियम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अगर अधिनियम की बात करेगा तो 1773। अगर बात करता है कि कब स्थापित हुआ, तो 1774 में उसकी स्थापना हुई। 1773 के अधिनियम में सिफारिश आई थी और उसके 1 साल बाद उसकी स्थापना की गई।
बंगाल में कलकत्ता में भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ, जिसका नाम था एपेक्स कोर्ट। इस कोर्ट का नाम था एपेक्स कोर्ट। इस न्यायालय में 4 न्यायाधीश थे, यानी 3+1। इस न्यायालय में 3+1 न्यायाधीश थे, यानी 3+1, यानी 1 मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। 1 मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश थे। जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था सर एलिजाह इम्पे। एलिजाह इम्पे, ठीक है, मैं यहाँ नोट कर देता हूँ उसको, सर एलिजाह इम्पे। एलिजाह इम्पे जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था एलिजाह इम्पे, ठीक है। बाकी की जो 3 है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको याद रखेंगे, केवल सर एलिजाह इम्पे मुख्य न्यायाधीश थे। और कुल ये क्वेश्चन कई बार आया है एसएससी में कि जो भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में था उसमें कितने न्यायाधीश थे, तो आप बताएंगे 3+1, यानी 3 सहायक जज और 1 मुख्य न्यायाधीश। तो 3 न्यायाधीश थे और मुख्य न्यायाधीश का नाम था एलिजाह इम्पे। एलिजाह इम्पे। नेक्स्ट आते हैं, हुआ क्या इसमें कि गवर्नर की सहायता के लिए, गवर्नर तो नियुक्त हो गया, गवर्नर को सहायता देने के लिए 4 सदस्यों एक परिषद का गठन किया गया। 4 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई, यानी अब 1 गवर्नर जनरल और 4 सदस्य अन्य, यानी टोटल सदस्य कितने हो गए? 5। यानी इसकी परिषद में 4 सदस्यों के आने से कुल सदस्य 5 हो गए। अब वो क्या करता था यहाँ पे, अब जो 2 सदस्य होते थे, अगर कोई भी विधेयक पारित कराना था, कोई कानून बनाना था, तो वो वोटिंग का प्रोसीजर होता था, वोटिंग होती थी। तो यदि उस विधेयक के पक्ष में 2 लोग आ गए, 2-2, 4 में से 2-2 आ गए, 2 विपक्ष में 2 पक्ष में, तो गवर्नर अपना निर्णायक मत यहाँ पे दे सकता था। अगर वो चाहता कि उसको प्रस्ताव को पास भी करा सकता था, अपना मत इधर दे के, अगर चाहता तो उसको पास नहीं करा सकता था इधर मत दे के। यानी उसकी जो शक्ति थी उसको विस्तारित कर दिया गया, विस्तार दे दिया गया, उसका निर्णायक मत था। अगर पहले से 3 आ जाते हैं एक तरफ तो पास हो जाता था। तो यहाँ पे उसको सहायता देने के लिए उसकी परिषद में 4 सदस्य और आ गए, उसकी परिषद में 4 सदस्य और आ गए। नेक्स्ट जानते हैं इसमें क्या हुआ, मद्रास व बम्बई गवर्नर जनरल को, मद्रास और बम्बई में जो भी गवर्नर जनरल थे उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। यानी जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसकी शक्ति को और विस्तार दे दिया गया। अब यहाँ वो जो काम करते थे मद्रास में और बम्बई में, वो जो भी काम करते थे, जो भी कानून बनाते थे, उस कानून को लागू करने से पहले बंगाल के गवर्नर जनरल की अनुमति निश्चित कर दी गई थी। यानी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया किसको, मद्रास और बम्बई के गवर्नर जनरल को। अब वो अपनी मर्जी से कोई कानून, नया कानून लागू नहीं कर सकते थे। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि किस अधिनियम की विशेषता है कि जब मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया, किस अधिनियम की मुख्य विशेषता रही है, तो वह 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्लियर है? जैसा मैं बोल रहा हूँ, जिस तरह से बोल रहा हूँ उसी तरह से आपको लिखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार, कंपनी के जो कर्मचारी थे उनको अपना कोई निजी व्यापार यानी अपना कोई प्राइवेट बिजनेस करने की अनुमति नहीं थी, किसी से उपहार लेने की अनुमति नहीं थी, खासकर भारत के लोगों से ना तो वो उपहार ले सकते थे और ना ही किसी तरह की रिश्वत, यानी उनको प्रतिबंधित कर दिया। यानी कंपनी पर शासन सशक्त हो गया, ना तो वो अपना निजी प्राइवेट बिजनेस कर सकते थे, ना ही किसी से कोई उपहार और ना ही रिश्वत ले सकते थे। अगर वो ऐसा करते थे तो गवर्नर जनरल को कंपनी से बाहर कर सकता था। नेक्स्ट, कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना हुई। कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई। इसकी सहायता से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना हुई, जिसके माध्यम से उन्होंने कंपनी पर अपना नियंत्रण किया, जिसके माध्यम से कंपनी पर अपना नियंत्रण उन्होंने किया। क्लियर है? पहला जो अधिनियम था उसकी विशेषता क्या थी? सबसे पहले तो इस अधिनियम में क्या हुआ था, भारत में कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण का पहला कदम इसको माना गया, कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण का पहला कदम इसको माना गया। दूसरे में क्या हुआ था, कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली, प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी गई। उसके बाद क्या हुआ, भारत के पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में हुई 1774 में, 3+1 इसमें न्यायाधीश थे। उसके बाद क्या हुआ, गवर्नर की सहायता के लिए 4 सदस्य परिषद का गठन किया गया। उसके बाद
बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के हवाले कर दिया गया और कंपनी के लोगों को निजी व्यापार, उपहार और रिश्वत लेने पर प्रतिबंध किया गया। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण की व्यवस्था शुरू हुई। ये जो नियंत्रण रखा गया था तो वो नियंत्रण कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से उन पर नियंत्रण शुरू हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1784 का एक्ट। इसको नाम दिया गया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ये जो अधिनियम आया था, ये अधिनियम आया था, इसमें जो कमियां रह गई थी 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसमें जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। ये जो अधिनियम था रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए 1781 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए 1781 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ से। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? पारित कब हुआ? 1781 में इसको पारित किया गया। बाद में इसका नाम बदलकर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट कर दिया गया। बाद में इसका जो नाम था वो बदलकर क्या कर दिया? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसलिए इस एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी इसको जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो कमियां रह गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, उन कमियों को दूर करने के लिए इस अधिनियम को स्थापित किया गया। तो इसलिए इसका नाम पड़ा एक्ट ऑफ सेटलमेंट, यानी उसमें जो कमियां थी उनको सेटलमेंट करने के लिए इसको लाया गया। इसकी मुख्य विशेषता क्या रही थी? इसकी मुख्य विशेषता रही थी कि यहाँ जो राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य को जो मान्यता मिली थी वो मान्यता तो उन्होंने दी थी, लेकिन इसमें क्या हुआ था, वो दोनों कार्य एक ही डिपार्टमेंट उनको देख रहा था। लेकिन यहाँ क्या हुआ था, राजनीतिक और प्रशासनिक मामलों को अलग अलग कर दिया गया। जो राजनीतिक और व्यापारिक मामले थे उन दोनों को पृथक कर दिया, दोनों का पृथककरण कर दिया। अब राजनीतिक मामले अलग डिपार्टमेंट देखता था और व्यापारिक मामले अलग डिपार्टमेंट देखता था, यानी दो डिपार्टमेंट हो गए। नेक्स्ट देखते हैं आगे। संसदीय नियंत्रण और सशक्त हो गया, यानी संसदीय नियंत्रण और बढ़ा दिया और सख्त कर दिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स की स्थापना हुई। बोर्ड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो यहाँ थे और यहाँ क्या हुआ, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स की स्थापना की गई, जिसमें 6 सदस्यों का एक संगठन बनाया गया। 6 सदस्य इसमें थे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स में। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या देखते थे, हमारे प्रशासनिक मामले, और हमारा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स क्या देखता था, राजनीतिक। ठीक है, यहाँ पे ये विशेषता हुई इसकी। और क्या हुआ, इनको जो हमारा जो था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स, इसको ये शक्ति दी गई कि सभी भारत में जितने भी नागरिक हैं, सभी नागरिक सैन्य बल तथा राजस्व गतिविधियों पर नियंत्रण की शक्ति किसको मिली, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स को। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स को क्या अधिकार दिए गए कि भारत में जितने भी नागरिक हैं और जितना भी सैन्य बल है और जितनी भी हमारी राजस्व गतिविधियां हैं, सब पर नियंत्रण कौन रखेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स। सब पर नियंत्रण किसका होगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स का। ये इसमें व्यवस्था की गई। इसके बाद हम इससे 2-4 क्वेश्चन ज़्यादा हमें याद करने की आवश्यकता नहीं है। एक तो हमें याद रखेंगे कि 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था कब ये पारित किया गया, तो 1781 में पारित किया गया। इस अधिनियम का दूसरा नाम क्या है, इस अधिनियम का दूसरा नाम क्या है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसमें क्या हुआ था, हमारा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स की स्थापना हुई, जिसमें 6 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई और उसको यह शक्ति दी गई कि भारत में सभी नागरिक, सभी सैन्य बल और टोटल राजस्व पर नियंत्रण ये रख सकता था और उसकी जानकारी ब्रिटिश सरकार को इसको देने के लिए बाध्यकारी बना दिया गया था। नेक्स्ट आया हमारा 1786 का संशोधन अधिनियम। आप हूबहू जैसे मैं बोल रहा हूँ उसी तरह से आपको क्वेश्चन लिखना है, अधिनियम से कोई क्वेश्चन आपका आउट नहीं होगा एग्जाम में। 1786 का संशोधन अधिनियम आया। ये अधिनियम एक संशोधन के तौर पर आया, नाम से पता चल रहा है कि संशोधन अधिनियम। कुछ संशोधन किए गए पहले वाले कानूनों में और इस अधिनियम के समय सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बनेगा, इस अधिनियम के समय गवर्नर जनरल ही थे तब तक। गवर्नर जनरल कौन था, तो इस अधिनियम के समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। और इस अधिनियम के समय गवर्नर जनरल थे हमारे वॉरेन हेस्टिंग्स ही थे इस अधिनियम के समय भी। ठीक है, तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय लाया गया। इसमें क्या हुआ था, जो गवर्नर जनरल था
उसको मुख्य सेनापति घोषित कर दिया गया। यानी सैनिक मामलों का सर्वोच्च अधिकारी किसको घोषित किया गया? गवर्नर जनरल को ही घोषित कर दिया। यानी अब गवर्नर जनरल अब तक प्रशासनिक मामलों का ही सर्वोच्च अधिकारी होता था, लेकिन इस अधिनियम में वो सैनिक मामलों का भी सर्वोच्च सेनापति घोषित कर दिया गया। यानी उसकी शक्ति अब आप देख रहे हैं कि गवर्नर जनरल की जो शक्ति है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। पहले प्रशासनिक कार्यों का अधिकारी होगा, अब यहाँ पे वो सैनिक मामलों का भी अधिकारी बना दिया गया। गवर्नर की परिषद को निर्णय रद्द करने का अधिकार दिया गया गवर्नर को। यानी जो गवर्नर था उसके परिषद में जो सदस्य होते थे उनके निर्णय को रद्द करने का अधिकार भी दे दिया गया। यानी अगर गवर्नर को कोई कानून या उनकी कोई सलाह पसंद नहीं आई है तो वो उसको रद्द कर सकता था। यहाँ उसको रद्द करने का अधिकार मिल गया, जबकि यहाँ और यहाँ रद्द करने का अधिकार उसको नहीं था। यहाँ वो रद्द कर सकता था, उसको इतनी शक्ति दे दी गई कि वो उनके दिए गए निर्णय को रद्द भी कर सकता था अगर वो उसको पसंद नहीं है। ठीक है, तो ये 3 अधिनियम हमारे इधर कंप्लीट है। बात करते हैं इसके बाद साथियों आने शुरू हो गए चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट ये कंपनी से जुड़े होते थे और सीधे ये ब्रिटेन से पारित होते थे। ये चार्टर एक्ट हमारे 1793 का है, 1813 का है, 33 का है और उसके बाद हमारा एक 53 का। यानी हर 20-20 साल में ये चार्टर एक्ट आए भारत, और इनमें कुछ संशोधन हुए। व्यापार में हमारे व्यापार को बार बार बढ़ाया गया। तो देखते हैं, सबसे पहला था 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 का चार्टर एक्ट, इसमें क्या था? इस अधिनियम के समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे सर जॉन सॉर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि किस एक्ट के समय या किस अधिनियम के समय गवर्नर जनरल कौन है। तो इस अधिनियम के समय गवर्नर जनरल थे सर जॉन सॉर। जब ये आया तो इसमें क्या हुआ था? कंपनी का व्यापार अधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। यानी इस अधिनियम में जो व्यापार की डेट थी उसको 20 साल के लिए बढ़ा दिया। इससे पहले जब अंग्रेज भारत में आए थे तो उनको केवल 15 साल का ही अधिकार दिया गया था व्यापार करने का। वो क्या हुआ, बढ़ते 1947 तक बढ़ता ही रहा। तो इस चार्टर एक्ट में उसको 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया, यानी 15 करके, और फिर वो 20 हो गया। तो यहाँ क्या हुआ था, उसको 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी को आदेश दिया गया कि आप अगले 20 सालों तक भारत में व्यापार कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें और क्या हुआ था? बंगाल के गवर्नर को बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों का पर्यवेक्षक बनाया गया। बंगाल का जो गवर्नर था उसको मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों का पर्यवेक्षक बना दिया गया। अब पर्यवेक्षक का मतलब ये है, अब यहाँ क्या हुआ था, यहाँ हमारा ये हुआ था, मद्रास और बम्बई जो भी प्रेसिडेंसियाँ थी उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। यानी वो नियम कानून बनाने से पहले बंगाल के गवर्नर जनरल से सलाह लेना उसके लिए जरूरी कर दिया। लेकिन यहाँ क्या कर दिया कि बंगाल और बम्बई की जो भी प्रेसिडेंसियाँ थी, अब वो जो कार्य करते थे उन कार्यों की जानकारी देना भी क्या कर दिया, बंगाल के गवर्नर जनरल को बाध्यकारी कर दिया कि वो जो काम करते हैं उसकी जानकारी बंगाल के गवर्नर जनरल को देना उनके लिए बाध्यता थी। यानी बंगाल का गवर्नर जनरल उनसे पूछ सकता था उनके कार्यों के बारे में। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को उनका पर्यवेक्षक भी बना दिया। क्लियर है? अब नेक्स्ट आता है हमारा 1813 का चार्टर एक्ट। दूसरा चार्टर एक्ट आया 1813 का चार्टर एक्ट। इस अधिनियम के समय जो हमारे गवर्नर जनरल थे वो थे मार्गस ऑफ हेस्टिंग्स। जो गवर्नर जनरल थे वो थे मार्गस ऑफ हेस्टिंग्स। आप गवर्नर जनरल का एक वीडियो और पढ़ेंगे, उसमें गवर्नर जनरल के कार्य, उनका प्रशासनिक कार्यकाल कब से कब तक है और किस गवर्नर जनरल ने भारत में क्या सुधार किए, उसका एक अलग से वीडियो आ जाएगा गवर्नर जनरल पे ही आधारित। तो आप अभी टेंशन न लें कि गवर्नर जनरल यहाँ पे कितने से कितने समय तक उसने कार्य किया, ठीक है। तो उसके लिए एक अलग से वीडियो आएगा, आप उसमें सारी चीज़ों को देख सकते हैं। तो इस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे मार्गस ऑफ हेस्टिंग्स। मार्गस ऑफ हेस्टिंग्स, इसमें क्या हुआ था, जो व्यापार की अवधि यहाँ 20 साल के लिए बढ़ी थी, तो यहाँ भी पुनः वो अवधि 20 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई। पुनः जो अवधि थी उसको 20 साल के लिए और आगे बढ़ा दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया।
जो भारत में कंपनी अपना व्यापार कर रही थी उसका व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया। अब एकाधिकार से मतलब क्या है, एक तो होता है साथियों अधिकार और एक होता है एकाधिकार। तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अधिकार का मतलब ये है कि आपको व्यापार करने का अधिकार है तो वहाँ और लोग भी व्यापार कर सकते हैं। लेकिन एकाधिकार का मतलब ये है कि आप जहाँ अधिक व्यापार कर रहे हैं वहाँ केवल आप ही कर सकते हैं और दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है कि आप ही को एकाधिकार प्राप्त था, एक का अधिकार और किसी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। तो यहाँ ये एकाधिकार क्यों समाप्त किया गया, व्यापारिक जो एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया गया। ये इसलिए समाप्त किया गया साथियों कि 1813 का वो दौर था। उस समय फ्रांस, ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय कंट्रियों में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। उद्योग वहाँ स्थापित किए जा रहे थे बड़ी तेजी से। जब उद्योग स्थापित किए जा रहे थे तो उद्योगों में जो भी प्रोडक्शन होता था तो उन चीज़ों को बेचने के लिए उन्हें मार्केट की आवश्यकता हुई कि कहाँ बेचें। उद्योग इतनी तेजी से लगाए जा रहे थे कि कच्चा माल इतना हो गया था, उसको बेचने के लिए मार्केट चाहिए था। तो इन सभी लोगों को सबसे बड़ा मार्केट केवल और केवल भारत ही नजर आ रहा था अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए। वो मार्केट केवल भारत ही इनको नजर आ रहा था। तो इन्होंने कंपनी पर दबाव डाला, ब्रिटेन की सरकार पर दबाव डाला। तो ब्रिटेन की सरकार ने क्या किया, कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। यानी अब कंपनी नहीं, भारत में कोई भी यूरोपीय व्यापार कर सकता था। ज़्यादातर इन लोगों ने सूती वस्त्र का यहाँ व्यापार किया तो उसको एकाधिकार को समाप्त कर दिया। लेकिन इन्होंने क्या किया, जो कंपनी थी उसके चाय के व्यापार का एकाधिकार बना रहा। कंपनी जो चीन के साथ चाय का व्यापार करती थी उसके एकाधिकार को बनाए रखा कि वो चाय का व्यापार केवल कंपनी ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। तो एकाधिकार को समाप्त कर दिया, लेकिन उसका चीन के साथ चाय का एकाधिकार बना रहा। चीन के साथ चाय के व्यापार का एकाधिकार उसका बना रहा। क्लियर है। नेक्स्ट आगे इन्होंने क्या किया, कंपनी ने भारतीय शिक्षा पर वार्षिक 1 लाख रुपए, भारतीय शिक्षा पर वार्षिक 1 लाख रुपए खर्च का ऐलान कर दिया। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने ये ऐलान करा कि हम प्रतिवर्ष भारतीय शिक्षा के सुधार में 1 लाख रुपए खर्चा करेंगे। ये जो अंग्रेज थे बड़े चालाक थे, ये अपनी मर्जी से या वास्तव में भारतीय शिक्षा को सुधार करने के लिए पैसे खर्च नहीं कर रहे थे साथियों। इनको लगा भारतीय ये ना सोचें कि लोग यहाँ से धन लूट रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, उनको ये ना लगे। उनकी सिंपैथी हासिल करने के लिए इन्होंने घोषणा की कि हम भारतीय शिक्षा में सुधार करने के लिए हर साल 1 लाख का खर्चा करेंगे अपनी जेब से। ठीक है, ताकि भारतीयों को ये लगे कि ये इस चीज़ को दर्शाना चाह रहे थे कि हम यहाँ आपके फ़ायदे के लिए आए हैं, आपके विकास के लिए यहाँ हम काम कर रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने घोषणा की कि भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख का खर्चा किया जाएगा। तो ये किस अधिनियम की विशेषता हो गई, 1813 के चार्टर एक्ट में इन्होंने ये व्यवस्था की। और ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति दी। इन्होंने जो ईसाई मिशनरियाँ थी यानी ईसाई धर्म के जो लोग थे, वास्तव में एक बात देखी जाए तो जो भारत में जितने भी अंग्रेजों ने शासन किया था वो सारे ईसाई ही थे। इससे पहले ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति नहीं थी। इस अधिनियम में ईसाई मिशनरियाँ भारत में आई और उन्होंने क्या किया, भारत में ईसाई धर्म का प्रचार किया और जबरन बहुत सारे हिंदू लोगों को, बहुत सारे इंडियंस को जबरन ईसाई बनाया। ठीक है, जबरन ईसाई भी उन्होंने बनाया। तो भारत में ईसाई धर्म की प्रचार की शुरुआत कहाँ से हुई, 1813 के चार्टर एक्ट से। क्लियर है। आप जो कहते हो उसको नोट करिए, जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ आप उसी तरह से उसको नोट करेंगे। नेक्स्ट में आता है हमारा 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट चार्टर एक्ट इसको मानते हैं। अब तक का ये 6 महीने लिखे। तो 1833 का चार्टर एक्ट आया, इसके 20 साल बाद इसमें क्या हुआ, सबसे पहले इस अधिनियम की एक विशेषता ये रही थी कि अब तक जो बंगाल का गवर्नर जनरल हम कहते चले आ रहे थे, ठीक है, 1773 के एक्ट से, अब वो बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया, भारत का गवर्नर जनरल। यानी बंगाल के गवर्नर जनरल को नाम दे दिया भारत का गवर्नर जनरल। तो क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बन सकता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, क्या नाम था उस व्यक्ति का जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कहलाया, तो वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन कहलाया, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगर मैं बात करूं तो रिवर्स में जाएं तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था,
बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि कौन पहला वायसराय बना, अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, तो इस पे आपको बहुत सारा डाउट होता है हर किसी बच्चे को। जब मैं गवर्नर जनरल का वीडियो लेकर आऊँगा तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, आप आसानी से पहचान कर पाओगे कि प्रथम कौन था, लास्ट कौन था, वायसराय पहला कौन बना, ठीक है, अंतिम कौन था। तो ये सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे वायसराय वाले वीडियो में। तो पहले हम अधिनियम को ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद हम गवर्नर जनरल पे वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट में इसमें क्या हुआ, बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदल क्या कर दिया, भारत का गवर्नर जनरल। इसकी मुख्य विशेषता ये रही थी कि इस अधिनियम से ब्रिटिश भारत में केंद्रीयकरण व्यवस्था का आरंभ हुआ। ब्रिटिश भारत में केंद्रीयकरण व्यवस्था का आरंभ हुआ। इसका मतलब ये है कि भारत में जितनी जहाँ भी ब्रिटिश कंपनियां थीं, उन ब्रिटिश कंपनियों का पूर्णतः एकाधिकार उस क्षेत्र पर हो गया। यानी वो सारे क्षेत्र अंग्रेजों ने बिल्कुल पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिए। तो इसका मतलब ये है कि ब्रिटिश भारत में केंद्रीयकरण व्यवस्था का आरंभ इसमें हो गया। एकदम केंद्रित हो गई व्यवस्था उनकी, पूरी तरह से उनके नियंत्रण में, वो जो चाहे वहाँ पे वो लोग कर सकते थे, पूरा आधिपत्य उनका स्थापित हो गया। नेक्स्ट में बात करते हैं, चीन के साथ चाय का एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। चीन के साथ चाय का एकाधिकार पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। यानी 1813 के चार्टर एक्ट में जो चाय के व्यापार का एकाधिकार छोड़ दिया था कंपनी का, इसमें वो पूरी तरह से समाप्त कर दिया। यानी अब चीन के साथ चाय का व्यापार कोई भी कर सकता था, कोई भी यूरोपीय व्यापार वो कर सकता था। तो उस एकाधिकार को इन्होंने समाप्त कर दिया। नेक्स्ट, गवर्नर जनरल को पूरे भारत में विधायिका के असीमित अधिकार दिए गए। यानी इसमें गवर्नर जनरल की पावर को इतना बढ़ा दिया कि पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार दे दिए गए। इसका मतलब यह है कि वो जो चाहे बिना किसी से पूछे, बिना किसी की आज्ञा से नियम और कानून बनाकर उनको लागू कर सकता था। तो पूरे ब्रिटिश भारत में उसको विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। वो चाहे जो कानून लगाए, जो चाहे कर वसूले, जो चाहे जुल्म ढाए, वो सारे उसको असीमित अधिकार मिल गए। कोई उसको पूछने वाला नहीं था। ठीक है, अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर सकता था। उसके बाद क्या हुआ इसमें कि इस अधिनियम के तहत पहली बार सिविल सेवा में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिताओं के आयोजन का प्रयास किया गया। यानी सिविल सेवा में भर्ती के लिए जो खुली प्रतियोगिता होती हैं, यानी कोई भी उसमें भागीदार हो सकता है, ठीक है, उनका प्रयास किया गया। लेकिन ये प्रयास भारत में नहीं हुआ था, ये प्रयास हुआ था ब्रिटेन में ही प्रयास चल रहा था, और इसमें भारतीयों के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, इसके तहत पहली बार सिविल सेवा में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिताओं का आयोजन का प्रयास हुआ। इसमें भारतीयों के लिए व्यवस्था नहीं थी, भारतीयों के लिए सिविल सेवक बनने की व्यवस्था नहीं थी। भारतीयों के लिए केवल वही छोटे मोटे पद थे, सिपाही के, चपरासी के, साफ सफाई करने वाले के। तो भारतीयों को केवल यही पद थे। जो उच्च अधिकारियों के पद थे वो केवल अंग्रेजों के लिए ही इसमें बनाए गए थे, भारतीयों के लिए इसमें कोई व्यवस्था नहीं थी। तो इसमें केवल प्रयास हुआ, परीक्षा नहीं हो पाई, इसमें केवल प्रयास किया गया। नेक्स्ट में था जाति वर्ग के आधार पर सरकारी चयन में भेदभाव की समाप्ति की गई। यानी भारतीय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के तहत सरकारी नौकरी पाते थे, तो उनमें सब पहले क्या होता था कि जाति और वर्ग के आधार पर उनको नौकरी पे रखा जाता था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, जाति और वर्ग के आधार पर जो भेदभाव था उसकी समाप्ति कर दी गई। अब सबको इक्वली सेना में भर्ती किया जाता था, जाति और वर्ग के आधार पर भर्ती जो होती थी वो समाप्त हो गई। ठीक है, तो ये इस अधिनियम की कुछ विशेषता रही थी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे हम, उसमें कुछ अधिनियम और बाकी बचे हुए हैं, उन अधिनियमों को हम कंप्लीट करेंगे। आप चाहे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, इसमें जो भी मैंने आपको बातें बताई हैं, आप हूबहू आपको वही बातें उसमें लिखनी है, क्योंकि अगर आप इसमें से लिखोगे तो इसमें मैंने कुछ शॉर्ट में लिखा है। ठीक है, क्योंकि इस पर आता नहीं, फिर अगर मैं इसको पूरा डिटेल में लिखता तो उस पर फिर आएगा नहीं। ठीक है, तो बोर्ड इतना ही है। ठीक है, पूरा भर गया है, आप देख रहे होंगे। अगर डिजिटल बोर्ड होता तो उस पर स्लाइड चलती रहती है। ठीक है, कितना भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं है।
तो अगर आपका साथ रहा तो डिजिटल बोर्ड भी आएगा, ऐसी बात नहीं है। अगर आपका प्यार मिलता रहा तो वो बोर्ड भी जल्दी आएगा। ठीक, तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया आपको हुबहू इसी तरह से लिखना है। आप एक बार वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, ठीक है, पॉज करके आप उस चीज़ को समझ के लिख लेना। इतना जरूर कहूँगा आपको कि आप इस चीज़ का नोट्स बना लीजिए। संविधान का आप एक सुंदर सा नोट्स बनाइए और उस पर लिखिए, सारी चीज़ों को नोट करिए, और संविधान जो है आपका एकदम कंप्लीट होगा। कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा। पेपर में कोई भी क्वेश्चन संविधान से या अधिनियम से आएगा तो आप गलत नहीं करोगे उसको। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्ट के साथ। ठीक है, अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए। ठीक है, अगर आपका सपोर्ट मिलेगा तभी चैनल आगे बढ़ेगा, ये फैक्ट है। अगर व्यूवर्स का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो चैनल किसी का ग्रोथ नहीं करेगा। ठीक है, एक बात और आपको मैं कहना चाहता हूँ, मैं अक्सर देखता हूँ यूट्यूब पर कि जो लोग फैक्चुअली आपको या किसी को भी पढ़ाते हैं, यानी केवल ऊपरी बातें फैक्ट आपको बता देते हैं कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल ये, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल फला, ये वो, तो आप उनको 2-2, 2.5-2.5, 3-3 मिलियन व्यू दे देते हैं। लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई की जाती है, आपको कॉन्सेप्ट समझाया जाता है, अंदर की चीज़ें बताई जाती हैं, पता नहीं क्यों उनके व्यू कम रह जाते हैं, समझ में नहीं आता। ठीक है, तो आप इस वीडियो को एंजॉय करिए, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।